भाग 8। सुबह सुधा जी काफी परेशान थी। उन्हें इस तरह परेशान देख गौरी ने पूछा, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हैं? दादी माँ, अरे हमारे घर में एक सनकी छोरा है जो सुबह सुबह ही बोला है कि रिमिशा और उसके घर वाले आ रहे हैं, कोई जरूरी बात करनी है। ये सुन गौरी भी थोड़ा परेशान हो गई कि क्या बात हो सकती है। वो तुरंत सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम में गई और अनन्या को उठाते हुए सारी बात बताई। जिसे सुन अनन्या बोली, ये रुद्र भाई को क्या हो गया है, न चैन से जी रहे हैं और ना ही जीने दे रहे हैं। इतना बोल वो भी तैयार होकर गौरी के साथ नीचे आ गई तो देखा कबीर भी अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था। दोनों को देख कबीर उनके पास जाकर बोला, तुम लोगों को पता है रुद्र भाई ने यहाँ क्यों बुलाया है? ये सुन दोनों चौंकते हुए बोली, क्या तुम्हारे घर वालों को भी बुलाया है उसने? कबीर, हाँ। गौरी, तब वेट करो, फिर वही बताएंगे। थोड़ी ही देर में रिमिशा अपने घर वालों के साथ आ गई। उसके घर वाले भी थोड़े परेशान दिख रहे थे कि इतनी सुबह सुबह रुद्र ने सबको क्यों बुलाया है। तब तक रुद्र भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ गया। उसने एक नजर गौरी पे डाली। गौरी ने जब देखा कि रुद्र उसे ही देख रहा है तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर रुद्र बढ़ता हुआ सबके बीच आकर खड़ा हो गया और उसने इशारे से रिमिशा को अपने पास बुलाया। रिमिशा का हाथ पकड़ते हुए रुद्र ने बोला, पापा माँ, आप सब लोग जानते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और रिमिशा शादी करने वाले हैं, तो हमने सोचा है कि हम अभी सगाई कर लेते हैं और हमारे कॉलेज खत्म होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो कॉलेज खत्म होते ही शादी भी। ये सुन एक बार के लिए सभी चौंक गए। गौरी को तो एक बार के लिए लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। ये सुन उसका दिल धक से धड़कना ही बंद हो गया। रिमिशा की मम्मी ये सुनते ही खुशी से बोली, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल वो रिमिशा के पापा की तरफ देखी तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया। ये देख रमाशंकर जी बोले, ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी सगाई से। ये तो पहले से ही डिसाइड था कि कॉलेज खत्म होते ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर वो दादी माँ और सुधा जी की तरफ देखते हुए बोले, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो हम पंडित जी को बुला लेते हैं। ये सुन दादी माँ भी अनमने ढंग से हाँ में सिर हिला दी तो सुधा जी ने भी यही किया। अचानक से रुद्र के मुंह से सगाई की बात सुनकर गौरी को काफी धक्का सा लगा। उसे लग रहा था जैसे अब उसके अंदर जान ही ना बची हो। अब वो वहाँ इससे ज्यादा रुकने की हालत में नहीं थी तो वहाँ से उठकर किचन में चली गई। आज उसकी आंखों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें जितना रोकने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो बाहर आ रहे थे। वो बस किचन में बेतहाशा रोई जा रही थी। थोड़ी ही देर में पंडित जी भी आ गए और उन्होंने अपनी पोती पत्रा काफी उलटने पलटने के बाद 10 दिन बाद का एक अच्छा मुहूर्त बताया, जिसे सुन दोनों परिवारों ने हामी भर दी। लेकिन दादी माँ अंदर ही अंदर काफी दुखी थी और मन ही मन बुदबुदाते हुए बोली, मैं तो चाहती थी कि इस घर की बहू गौरी बनकर आए, लेकिन अपना छोरा तो उस रिमिशा के लिए उतावला हो रहा है, पूरा बावला हो गया है, सामने सोना दिखाई नहीं दे रहा और पीतल को सोना समझ रहा है। खैर वैसे भी राम जी के आगे किसी की चलती कहाँ है, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। तो वहीं सुधा जी को भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनके इकलौते बेटे की सगाई की तारीख निकल रही थी, जहां उन्होंने हजारों सपने देखे थे, लेकिन फिर भी आज उन्हें दिल से खुशी नहीं हो रही थी। फिर अपने मन को ये समझाते हुए सोची कि शायद ऐसा सभी माओ के साथ होता होगा। तभी रमाशंकर जी बोले, सुधा जी आप कहाँ खोई हैं, मिठाई ले आइए और सबका मुंह मीठा करवाइए। ये सुनकर सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, जी अभी लाती हूँ। इतना बोल वो किचन में चली गई तो देखा गौरी किचन में खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। ये देख सुधा जी काफी घबराते हुए बोली, क्या हुआ गौरी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाऊंगी ना, फिर पता नहीं आप लोगों से कब मिलूंगी। ये सोचकर रोना आ गया। ये सुन सुधा जी गौरी को गले लगाते हुए बोली, तुम कहीं भी चली जाओ लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगी और वो जगह कोई नहीं ले सकता। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अरे देखो तो इस चक्कर में मैं जरूरी बात बताना ही भूल गई। 10 दिन बाद रुद्र और रिमिशा की सगाई की तारीख निकली है, तो चलो सबका मुंह मीठा कराते हैं। ऐसे तुम भी कुछ समय के लिए जाने वाली बात भूल जाओगी। सगाई की तारीख 10 दिन बाद का सुनकर गौरी को लगा कि फिर से उसके दिल पर किसी ने खंजर से वार किया है। वो काफी बेचैन हो गई। उसे इस तरह बेचैन देख सुधा जी बोली, गौरी तुम ठीक तो हो ना बेटा, कोई और बात है तो मुझे बताओ। ये सुनकर गौरी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, और आप ये मिठाई मुझे दीजिए, मैं लेकर चलती हूँ। सुधा जी, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से लेकर आओ। ये कहते हुए वो बाहर चली गई। तो वहीं गौरी सोचने लगी, गौरी तू अपने सपनों पर फोकस कर, रुद्र कभी तुम्हारा था ही नहीं, तू ज्यादा दुखी मत हो और उसकी खुशी में खुश हो, और कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। रुद्र को भी तुम भूल जाओगी, ये प्यार व्यार तेरे लिए नहीं बने हैं। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और मिठाई का ट्रे लेकर बाहर आ गई। सबको मिठाई देते हुए वो दादी माँ के पास पहुंची तो दादी माँ बोली, आजकल मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ये सुन दादाजी बोले, अरे खा लो, पोते की खुशी में मर भी गई तो कोई बात नहीं। ये बोलते हुए दादाजी के साथ सभी लोग हंसने लगे। तभी दादी माँ मुंह बिचकाते हुए मन में बोली, ये बाबला गौरी से शादी करता तो मैं लोगों के मना करने पर भी ना रुकती, लेकिन उस जल कुकड़ी की खुशी की मिठाई मेरे गले से ना उतरेगी। ये सोचते हुए उन्होंने गौरी को आंखें दिखाई कि यहाँ से ले जाओ इसे। गौरी दादी माँ के बाद उसे लेकर अनन्या और कबीर के पास पहुंची, जिसे देख अनन्या बोली, किस खुशी में मिठाई खाऊं मैं, भाई के बर्बाद होने की खुशी में या उस चुड़ैल की जीत की खुशी में? मुझे नहीं खानी कोई मिठाई, ले जाओ यहाँ से। तो कबीर ने भी यही बोला कि उसे भी नहीं खाना ये मिठाई। फिर लास्ट में वो मिठाई का ट्रे लेकर रुद्र और रिमिशा के पास पहुंची। ये देख रिमिशा काफी घमंड में एक मिठाई उठाकर अपने हाथों से रुद्र को खिलाई और उसका आधा खाया हुआ खुद को खाने जा रही थी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से अपनी खाई हुई झूठी मिठाई अपने हाथों में लेकर बोला, रिमिशा आज मैं तुमसे सगाई के लिए तैयार हुआ हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट गौरी को जाता है, तो पहला हक मुंह मीठा करने का भी इसी का है। इतना बोलते हुए उसने अपनी खाई हुई मिठाई गौरी के मुंह में डाल दी। उस समय गौरी की आंखें तो नहीं लेकिन दिल बुरी तरह से रो पड़ा। वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई और उस मिठाई की ट्रे से एक मिठाई उठाकर रुद्र के मुंह में डालते हुए बोली, आपको बहुत बहुत बधाई, ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ये सुन रुद्र को काफी गुस्सा आ गया और गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और गौरी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। गौरी सबको मिठाई खिलाने के बाद वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। अपनी माँ की आखिरी निशानी को हाथ में लेकर बोली, माँ मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, प्लीज प्लीज मुझे हिम्मत दो माँ। और वो रोते रोते वैसे ही सो गई। किसी ने सच ही कहा है कि रोने के बाद बड़ी सुकून वाली नींद आती है। ऐसा ही कुछ हाल गौरी का भी था। दोपहर में जब उसकी नींद खुली तो उसे सब ठीक लग रहा था। फिर हाथ मुंह धुल वो नीचे लंच के लिए आ गई तो उसे देख सुधा जी बोली, उठ गई गौरी, आ जाओ तुम भी लंच कर लो। तो वहीं गौरी ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर आज रुद्र के बगल वाली चेयर बस खाली है। उसने गहरी सांस ली और रुद्र के बगल में जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही दादी माँ बोली, गौरी तबीयत तो ठीक है, इतनी सुबह सुबह सो गई थी?
हाँ दादी माँ, 2 दिन बाद से सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे और मैंने कॉलेज लेट से ज्वाइन किया है। इसी टेंशन में कल पूरी रात पढ़ाई करती रह गई, जिस वजह से अभी सो गई थी। गौरी के मुंह से ये सुन रुद्र सोचने लगा, मानना पड़ेगा इसे। कल रात से मैं ये सोच रहा था कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन इसे तो देखकर लग ही नहीं रहा कि कोई फर्क भी पड़ा है। कमाल के रंग बदलती है ये लड़की। तभी सुधा जी बोली, सगाई बहुत गलत टाइम पर रखती हमने। अनन्या और गौरी सेमेस्टर में बिजी हो जाएंगी, यहाँ मैं अकेले कैसे सब करूंगी। गौरी, आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग उतना भी बिजी नहीं रहेंगे। आपको जब भी हमारी जरूरत हो बता दीजिएगा। ये सुन अनन्या बोली, मुझसे नहीं मतलब है और मैं अपना एग्जाम किसी के लिए बर्बाद नहीं कर सकती। इतना बोल वो वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। उसे ऐसे जाते देख सुधा जी बोली, इसे क्या हुआ है, ये किस बात पर गुस्सा है। रुद्र, तूने कुछ बोला है क्या इसे। लेकिन वहां बैठे किसी ने कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद सब अपना लंच खत्म करके अपने अपने काम पर लग गए। उसके बाद घर का हर एक सदस्य बिजी हो गया। बड़े सगाई की हल्की शॉपिंग में बिजी हो गए तो अनन्या और गौरी अपने एग्जाम की तैयारी में। सगाई भी कम ही लोग के बीच में रखी गई थी, जहां आस पड़ोस के लोग और मुंबई के ही रहने वाले रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाया गया था। दूर वालों को ये सोचकर नहीं बुलाया गया था कि उन लोगों को सीधा शादी में ही बुला लेंगे, तो इस वजह से घर में भीड़ भाड़ का माहौल नहीं होगा और बच्चे अपना एग्जाम भी शांति से दे लेंगे। अगले दिन से सबके एग्जाम स्टार्ट भी हो गए। जब गौरी कॉलेज गई तभी उसे एक स्टाफ मेंबर ने बताया उसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड मैम ने बुलाया है, जिसे सुन गौरी एक बार के लिए डर गई कि कहीं उसका जाना कैंसिल ना हो जाए। फिर खुद को समझाते हुए उसने अपना पेपर खत्म किया और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के मैम से मिलने चली गई। गौरी को देखते ही हेड मैम ने उसे मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। गौरी, थैंक यू मैम। मैम आपने मुझे बुलाया था। मैम, हाँ गौरी, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया है। इतना बोल मैम ने गौरी की तरफ एक एनवलप बढ़ा दिया, जिसे सुन गौरी एक बार सुननी पड़ गई। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर उसने लड़खड़ाती जुबान में पूछा, मैम कब जाना है। उसकी हालत देख मैम हंसते हुए बोली, तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के नेक्स्ट मॉर्निंग। ये सुन गौरी चौंक गई। नेक्स्ट डे तो रुद्र की एंगेजमेंट है। तो क्या ऊपर वाला यही चाहता है कि मैं उस दिन ही दूर चली जाऊं। शायद मेरे लिए भी यही ठीक होगा। ओके मैम, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। इतना कहते हुए गौरी अपनी जगह से खड़ी हुई और ऑफिस से बाहर निकल आई। घर आकर गौरी अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, मैं ये सही तो कर रही हूँ ना, ऐसा ना हो कि मुझे बाद में पछताना पड़े। फिर खुद ही खुद को समझाते हुए बोली, नहीं गौरी, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। अभी भी जब तू रुद्र के सामने जाती है तो कमजोर पड़ने लगती है। तो सोच उस दिन कैसे देखेगी उसे रिमिशा का होते हुए। अब तू ज्यादा मत सोच, इस टाइम बस अपने एग्जाम और एक हफ्ते बाद शुरू होने वाली नई जिंदगी के बारे में सोच। घर में सब लोग तैयारियों में लग गए तो वहीं बड़ों का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि कबीर और अनन्या तो इस एंगेजमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। आखिर ये उनके बड़े भाई की शादी है। उन्हें तो लग रहा था कि सब एग्जाम की वजह से थोड़ी टेंशन में है। तो वहीं रुद्र भी काफी परेशान था। उसे अब लग रहा था कि वो कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा या गुस्से में कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा। फिर खुद को समझाते हुए बोला, नहीं, उसे रिमिशा से बेस्ट लड़की नहीं मिल सकती, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी गौरी के बारे में सोचकर उसका दिल धड़कने लगता है। फिर उन्हें शांत करने के लिए कहता है, तू नहीं जानता गौरी कैसी लड़की है, तूने तो कभी देखा ही नहीं उसे। इतना अंदर जो बैठा है इन आंखों से पूछ जिसने गौरी की चालबाजी देखी है। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जहां कल सबके एग्जाम खत्म होने वाले थे और उसके अगले दिन रुद्र की एंगेजमेंट थी। लेकिन वहीं कबीर ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। वो कल एग्जाम के बाद शाम को गौरी को प्रपोज जो करने वाला था। आज सबके ग्रेजुएशन का लास्ट एग्जाम के साथ साथ लास्ट पेपर भी था, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर तो बस थीसिस प्रोजेक्ट्स ही रहते हैं। तो वहीं आज कबीर काफी खुश था क्योंकि आज वो गौरी को अपने दिल की बात बताने वाला था। एग्जाम देकर आने के बाद गौरी सुधा जी के साथ मिलकर कल की होने वाली सगाई की तैयारियों में जुट गई। तो वहीं अनन्या कबीर के साथ मिलकर आज शाम को गौरी को प्रपोज करने में कबीर की मदद करने लगी। रमाशंकर जी ने घर के बाहर बने गार्डन एरिया में ही सारी तैयारियां करवाई थी। पूरे गार्डन को लाइट्स और फ्लावर से सजवा दिया गया था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था, जिसे देख एक बार के लिए गौरी का भी दिल बैठ गया। लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उसने अपने दिल को समझा भी लिया और चेहरे पर स्माइल लाते हुए सुधा जी के साथ तैयारियों में लग गई। तो वहीं दादी माँ बाहर लगे चेयर पर बैठकर बस हलवाई वाले डेकोरेशन वाले को डांटते जा रही थी। ये तो समझ में आ रहा था कि कहीं का गुस्सा कहीं और उतार रही है। अब वो रुद्र पर जबरदस्ती तो कर नहीं सकती थी, तो मन मारकर हलवाई वाले पर अपनी भड़ास निकालती। इतना चीनी क्यों डाल दिया, तू तो चाहता ही है कि मैं मर जाऊं और इतना तेल मसाले वाला क्यों बना रहा है। तो कभी ये कभी वो, उनकी चिक चिक सुनकर हलवाई वाला भी इरिटेट हो गया, जिसे देख रमाशंकर जी उसे इशारों में चुप रहने के लिए बोल दादी माँ के पास जाकर बोले, अम्मा बाहर हम और बाबूजी देख लेंगे, आप अंदर देख लीजिए कल मेहमानों के लिए क्या क्या देना है और कैसे क्या करना है। देखिए सुधा सब सही कर रही है कि नहीं। तो वहीं कबीर अनन्या के साथ मिलकर अनन्या के घर की छत पर सब तैयारी कर रहा था। अनन्या, यार कबीर एक बात पूछूं, देख मैं जानती हूँ गौरी के दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो आज तुझे हाँ कहेगी। ये सब जानते हुए भी तुम ये सब कर रहे हो क्यों। कबीर, यार पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि आज उसे मैं सब सच बताऊं। मुझे भी पता है कि वो मना करेगी, लेकिन इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम आगे भी वैसे ही दोस्त रहेंगे। अनन्या, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। जब लगता कि वो भी इंटरेस्टेड है तब करता। कबीर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं क्यों बस मन कर रहा है आज मैं अपने दिल का सब उसे बोल दूं। मैं ये सब उसकी हाँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, सारी तैयारियां तो हो गई, बस डिनर के बाद तू गौरी को लेकर छत पे आ जाना। अनन्या, ओके। इतना बोल दोनों साथ में नीचे उतर आए तो देखा सब डिनर करने के लिए बैठे हुए हैं। वो दोनों भी आकर बैठ गए। तभी सुधा जी बोली, गौरी बेटा सारे काम तो हो गए, बस कल मेहमानों के लिए कुछ गिफ्ट पैक करने हैं। गौरी, आंटी डिनर के बाद तुरंत कर देते हैं। गौरी की बात सुनकर अनन्या घबराते हुए तुरंत बोली, नहीं गौरी तुमने बहुत काम किया, मुझे थोड़ा तुमसे कुछ बात करनी है। गौरी, हाँ बोलो क्या बात करनी है। अनन्या, अभी नहीं, डिनर करने के बाद। फिर वो इशारों में कबीर को कुछ इशारा की तो कबीर ने भी उसका रिप्लाई इशारों में ही किया। तो वहीं रुद्र ने उन दोनों को इस तरह एक दूसरे को इशारा करते हुए देख लिया था। उन्हें देखकर वो सोचने लगा कि आखिर इन दोनों के बीच अब क्या पक रहा है। थोड़ी देर बाद ही कबीर जल्दी से अपना डिनर खत्म कर अनन्या को कुछ इशारा कर उठकर छत की तरफ चला गया। तो थोड़ी देर बाद अनन्या भी बोली, गौरी तेरा हो गया, कितना खाती हो। ये सुन गौरी हंसते हुए बोली, हाँ मेरा भी हो गया, चलो अब चलते हैं। अनन्या ने तुरंत गौरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए छत की तरफ बढ़ गई। ये देख रुद्र को इतना तो समझ में आ गया था कि जो भी मैटर है वो छत पर ही हो रहा है। ये सोचते हुए वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अनन्या गौरी को छत पर लेकर गई तो उस समय बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसे देखकर गौरी बोली, अनन्या
अनन्या, तुम्हें इस अंधेरे में ऐसी कौन सी बात करनी है? हम रूम में भी चलकर बात कर सकते हैं। गौरी की बात सुनकर अनन्या बोली, तू यहीं रुक, मैं आती हूँ। इतना बोलकर अनन्या वहां से चली गई। तो वहीं गौरी अनन्या अनन्या आवाज लगाती रह गई। ये अनन्या भी ना मुझे इतने अंधेरे में छोड़कर कहां चली गई? ये बोलते हुए गौरी ने अपने 2 कदम बढ़ाए थे, तभी अचानक से चारों तरफ लाइट जल गई, जिसे देख गौरी पूरी तरह से हैरान थी। उसने देखा पूरी छत को कलरफुल फेरी लाइट से सजाया गया था। छत की फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। सामने की दीवार पर लाइट से ही आई लव यू गौरी लिखा हुआ था और सामने एक लाल गुलाब का गुलदस्ता रखा हुआ था, जिसे देख गौरी पूरी तरह से चौंक गई कि उसके लिए ये सब कौन कर सकता है। एक बार उसके दिमाग में रुद्र का ख्याल आया, फिर सोचा नहीं, रुद्र की तो कल सगाई है, वो क्यों करेगा? फिर ये सब कौन कर सकता है? थोड़ा सोचते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। कहीं ये सब कबीर ने तो नहीं किया है? ये सोचते हुए उसने कबीर को आवाज लगाई, कबीर कबीर तुम यहीं हो ना? कबीर, मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है, तो प्लीज बाहर आ जाओ। कबीर। गौरी इतना सब बोल तो रही थी, लेकिन उसके अंदर डर और बेचैनी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। तो वहीं छत के एक सिरे से अनन्या छुपकर सब देख रही थी और सोच रही थी कि गौरी को कैसे पता चला कि सब कबीर ने किया है। कहीं गौरी भी कबीर को तो पसंद नहीं करती ना? तो वहीं छत की सीढ़ियों पर खड़ा रुद्र ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी जाकर वो कबीर को एक मुक्का लगाए और गौरी को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाए। ये सोचकर वो आगे बढ़ा भी था, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसने देखा कबीर गौरी के सामने आकर खड़ा हो गया है। कबीर का चेहरा तो रुद्र देख पा रहा था, लेकिन गौरी की पीठ उसकी तरफ होने की वजह से वो गौरी का चेहरा नहीं देख पा रहा था कि गौरी के क्या एक्सप्रेशन है। कबीर कुछ कहता उससे पहले ही गौरी बोली, कबीर ये सब क्या है? प्लीज ऐसा मत करो। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम और अनन्या ही दोस्त हो। मेरी मुश्किलें और ज्यादा मत बढ़ाओ कबीर। गौरी, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझे अपना एक दोस्त समझती हो। सब जानते हुए भी आज पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि आज मैं तुमसे सब बता दूं। फिर पता नहीं आगे मौका मिलेगा भी या नहीं, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे कोई जवाब मांग रहा हूँ या मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमारी दोस्ती में कोई दिक्कत आएगी। हाँ, ये सजावट मैंने इसलिए की है ताकि प्रपोज करने की पूरी फीलिंग आए। गौरी चुपचाप बस कबीर की बातें सुनती जा रही थी, लेकिन इतना सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थी। कबीर आगे बोला, गौरी, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उस रात तुमने मुझे चोर समझा था, लेकिन असल में तो चोर तुम निकली। उस दिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया। फिर थोड़ा हंसते हुए बोला, प्लीज बुरा मत मानना, तुम हो ही इतनी अच्छी कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि तुम भी सबको हाँ करती रहो। इतना सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बाहर आने लगे और वो रोते हुए बोली, कबीर आई एम सॉरी। कबीर मुस्कुराते हुए, गांव की गोरी, गौरी सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और फिर तुमने कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया और ना ही कहा जिससे कि लगे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो प्लीज इस बात का कभी भी अपने अंदर मलाल मत रखना। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और मुझे तुम्हारा जवाब भी पता है। और हाँ, ये हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें कोई सोचने के लिए टाइम नहीं दिया है और ना ही इस बात के लिए फोर्स कर रहा हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। तुम किसी से भी प्यार करने के लिए पूरी तरह से आजाद हो। बस इतना ही कहना था गौरी, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर गौरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब वो भी खुद को वहाँ खड़ा नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ से भागते हुए नीचे जाने लगी। तभी रास्ते में अचानक से रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए छत पे ले गया और गुस्से में उसके हाथों को मरोड़ते हुए बोला, दिखा दिया ना अपनी असली औकात। तुम्हें कभी भी किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं रहता ना, बस तुम्हें तो खेलने में मजा आता है। फिर उसके हाथों पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली, जिस वजह से गौरी की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन अनन्या और कबीर भी दौड़ते हुए आए और वो दोनों सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। रुद्र को इतनी बेरहमी से गौरी को पकड़ा देख वो दोनों तो अपना होश ही खो बैठे कि यहाँ चल क्या रहा है। रुद्र बोला था ना मेरे भाई से दूर रहो, अगर उसे थोड़ी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। रुद्र के इस तरह चिल्लाने पर अनन्या और कबीर अपने होश में वापस आए। दोनों दौड़ते हुए रुद्र के पास गए। भाई भाई छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो आप? अनन्या चिल्लाते हुए रुद्र की पकड़ से गौरी को छुड़ाने लगी। तो वहीं गौरी दर्द से छटपटा रही थी। दर्द के कारण उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। गौरी की ऐसी हालत देख कबीर गुस्से से रुद्र को चिल्लाते हुए धक्का दिया। इस अचानक से धक्के की वजह से रुद्र खुद को संभाल नहीं पाया और 4 कदम पीछे हो गया। फिर कबीर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, रुद्र भाई अब बहुत हुआ, एक शब्द नहीं। अगर गौरी को आपने एक शब्द और कुछ बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हो, और वैसे भी ये मेरे और गौरी के बीच का मामला है, तो आप बीच में मत पड़ो। कबीर को इस तरह गुस्से में देख एक बार के लिए वहां खड़े सभी दंग रह गए। फिर रुद्र गौरी की तरफ हंसते हुए बोला, मुबारक हो गौरी वर्मा, आज तुमने 2 भाइयों के बीच में भी झगड़ा करवा ही दिया और न जाने तुम्हारे कितने रूप देखने को मिलेंगे। आज तुमने ये भी दिखा दिया कि तुम्हारी कितनी छोटी सोच है। आखिर हो भी क्यों ना, छोटी जगह से हो ना तो सोच भी छोटी ही होगी, लेकिन इतना याद रखना तुम्हारे बहकावे में मेरे दोनों भाई बहन आ सकते हैं, मैं कभी नहीं आने वाला। इतना सुन गौरी वहां से रोते हुए नीचे आ गई। उसे इस तरह रोता देख जाते हुए अनन्या बोली, रुद्र भाई मुझे कल तक आपके ऊपर बहुत फक्र होता था, लेकिन आज मेरी ही नजरों में गिरा दिया। आज आपने बहुत गलत किया है। इतना कहते हुए वो भी गौरी के पीछे चली गई। जब रुद्र ने अनन्या के मुंह से अपने लिए ये सब सुना तो गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। उसी गुस्से में कबीर की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें भी कुछ कहना है? आज तुम्हें भी मैं ही गलत लग रहा हूँ और वो छोटी सोच वाली मक्कार गौरी तुम्हें सही लग रही है। तुम दोनों को उसकी चालाकी दिखाई क्यों नहीं देती? इतना सुनते ही कबीर ने गुस्से से एक घूंसा रुद्र के पेट में जड़ दिया और बोला, सोच उसकी छोटी नहीं है भाई, सोच आपकी गंदी हो गई है। वो छोटी जगह से जरूर आई है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है जो आप कभी नहीं समझ सकते। आप उसे इतना सब कहते हैं, लेकिन फिर भी उसे हमेशा आपकी फिक्र रहती है। ये बात आपको कहाँ दिखेगी? आपको तो छोटी जगह से आई हुई छोटी सोच वाली चालाक और मक्कार लड़की दिखाई देती है। रुद्र भाई आप मेरे गुरूर थे, लेकिन आज आपने उसे भी तोड़ दिया। आज आपने मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद आपके ऊपर से सब खत्म कर दिया। इतना कहते हुए कबीर भी अपने घर चला गया। तो वहीं छत पर रुद्र अकेला खड़ा गुस्से में चिल्लाने लगा, हाँ तुम लोगों के लिए तो वो गौरी ही सही है और मैं गलत हूँ। देख लेना बहुत जल्द ही तुम लोगों की आंखों से भी झूठ का पर्दा एक दिन जरूर हटेगा और उस दिन तुम लोगों के हाथ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। इतना सब कहते हुए रुद्र गुस्से से अपने रूम में चला गया। अपने रूम में गौरी भी अपने बिस्तर में खुद को छुपा रखी थी। वहीं अनन्या उसके बगल में शांत लेटी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गौरी से क्या कहे, क्योंकि आज उसके साथ जो भी गलत हुआ था उसके अपने भाई ने किया था, जिसके लिए खुद को वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रही थी। कबीर भी गुस्से और परेशानी दोनों के भाव लिए हुए अपने कमरे में टहल रहा था। आज उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शायद वो ये सब नहीं करता तो आज इतना तमाशा नहीं होता। तो वहीं रुद्र भी बालकनी में खड़ा होकर गुस्से में सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। आज का ये मंजर उन चारों की आंखों में बार-बार रिप्ले हो रहा था। दर्द तो चारों के सीने में उठ रहा था। आज दिल चारों का रो रहा था। हाँ, बस फर्क इतना था कि सबके दर्द अलग थे, लेकिन उनका कारण एक ही था।